Hello everyone, this is Rahul Bharadwaj and I welcome you all to Pathfinder. In this session हम यहाँ पे बात करेंगे कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है या जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो अभी तक का लाइफ टाइम हाई पे है। दैट इज़ 592 बिलियन डॉलर्स, सबसे ज़्यादा ये पहुँच गया है। तो इसके क्या मायने हैं, फॉरेक्स रिजर्व के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, इसके बढ़ने का क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, किस तरह से इसके अंदर और सबसे बड़ी ये चीज़ हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम जब ये देखा गया था एक बूम की तरह आया था, तो 2007-8 में हमने देखा था बूमिंग पीरियड था, इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी। स्पेशली अगर हम बात करें 9.5% का एवरेज जीडीपी ग्रोथ देखा जा रहा था। इस टाइम पे ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है हमारी, स्पेशली जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो नेगेटिव के अंदर है, 9% तो छोड़ दीजिए। तो किस वजह से आपका ये फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है और क्या इसके मायने हैं, क्लियर, ये सारा हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। दिस इज़ द ब्रीफ जो अभी आरबीआई ने आज आपका दिया है रिगार्डिंग द फॉरेक्स रिजर्व। तो इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। बिफोर वी मूव, दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम लिंक के ऊपर। जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, पीडीएफ हैं एटसेट्रा, दे विल बी अवेलेबल हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अनअकैडमी पे आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जो फ्री क्लासेस हैं उनका लिंक आपका यहाँ अवेलेबल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब है जो भी टोटल फॉरेन करेंसीज हैं। ओके, टोटल फॉरेन करेंसीज और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी फॉरेक्स रिजर्व में होती है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसे हम आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या आपका फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, शॉर्ट के अंदर फॉरेक्स रिजर्व कह दिया जाता है। तो ये आपका 592 बिलियन पे पहुंच गया। फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? तो किसी भी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इन 4 चीज़ों से बेसिकली बना होता है। फर्स्ट है आपका फॉरेन करेंसीज। तो सबसे मेजर पार्ट तो फॉरेन करेंसीज का ही होता है। ठीक है, जो फॉरेन करेंसीज है वो यहाँ पे रहेंगी। ऑलमोस्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें 90% से ऊपर फॉरेन करेंसीज का पार्ट है। फिर यहाँ पे आता है गोल्ड। ओके, सोना जो है, और गोल्ड की अगर हम बात करें दैट इज़ अराउंड 6% समथिंग ये कंपोनेंट यहाँ पे। और फिर एसडीआर भी होता है जिसे हम कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और आपके होते हैं रिजर्व ट्रेंच। तो ये स्पेशल ड्राइंग राइट और रिजर्व ट्रेंच क्या होते हैं, इन्हें एक बार समझते हैं, फिर वापस से हम फॉरेक्स रिजर्व पे आएंगे। देखिए, स्पेशल ड्राइंग राइट जो है ये एक तरह की आर्टिफिशियल करेंसी है जिसे आईएमएफ ने बनाया हुआ है। फाइन। एसडीआर जिसे कहा जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट, दिस इज़ एन इंटरनेशनल रिजर्व असेट क्रिएटेड बाय द आईएमएफ। 1969 में इसको बनाया गया। क्यों बनाया गया? टू सप्लीमेंट द मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व। मेंबर कंट्री के ऑफिशियल रिजर्व को सप्लीमेंट करने के लिए। और इसको इंटरनल आईएमएफ जो है अपना अकाउंटिंग पर्पस के लिए भी, इंटरनल अकाउंटिंग पर्पस के लिए भी इसे यूज़ करता है। जनरली अगर आप देखोगे एसडीआर, तो ये कोई ऐसा करेंसी नहीं है जैसे होता है ना डॉलर इज देयर करेंसी। तो ना ही तो ये करेंसी है, ना ही कोई क्लेम है ऑन द आईएमएफ, क्लियर। लेकिन इसको क्या कर सकते हो आप, यूज़ कर सकते हो। जैसे एसडीआर अगर किसी कंट्री के पास है तो उसको वो मार्केट में जाके यूज़ कर सकता है, किसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज कर सकता है। मान लीजिए इंडिया को यूएस डॉलर की ज़रूरत है तो वो एसडीआर के इसको देके और एक्सचेंज कर सकता है यूएस डॉलर से, क्लियर। सो एसडीआर कैन बी एक्सचेंज फॉर दीज करेंसीज। अब एसडीआर को बनाया कैसे जाता है? जैसा मैंने बताया, आईएमएफ ने अपने अकाउंटिंग पर्पस के लिए बनाया है, और हर 5 साल से ये होता है कि आप वेट करते हो। इन 5 करेंसीज से मिलके ये बना हुआ है। दिस इज़ द बास्केट ऑफ 5 करेंसीज, जिसमें आपका यूएस डॉलर है, ये याद रखना है आपको। यूएस डॉलर है, यूरो है, चाइनीज़ युआन है, जैपनीज़ येन है और पाउंड स्टर्लिंग है। ये पांचों करेंसी है, इनका ये वेटेज यहाँ पे दिया हुआ है। हर 5 साल से इसको रिवाइज किया जाता है। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा यूएस डॉलर और यूरो का वेटेज है, फिर बाकी आपके आ रहे हैं। तो इन करेंसी का इंपॉर्टेंस देखा जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, क्या डिमांड है, कितनी इनकी स्ट्रेंथ है, उस बेसिस पे इन्होंने ये किया हुआ है। और इन पांचों को मिलकर आपने एसडीआर बना दिया, क्लियर। इसी तरह से एक और जो था दैट इज़ रिजर्व ट्रेंच। ओके, जिसकी हमने बात की थी, क्योंकि अभी हम देख रहे थे फॉरेक्स रिजर्व में आपकी 4 चीज़ें हैं और उसमें से एसडीआर को हमने देखा। रिजर्व ट्रेंच जो है ये एक तरह का होता है पर्टिकुलर जो पोर्शन ऑफ कोटा हो गया है ना, एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ कोटा है जो हर मेंबर को, आईएमएफ का जो भी मेंबर कंट्री है वो उसको प्रोवाइड करना होगा, आईएमएफ के साथ अपना रखना होगा, क्लियर। और ये जितना भी यहाँ पे अमाउंट आपने रखा हुआ है आईएमएफ के साथ, ये अमाउंट रखा हुआ है, तो इन केस अगर आपको कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, वहाँ पे आपको चाहिए पैसा, ठीक है, ये फॉरेन करेंसी आपको चाहिए, तो आप आईएमएफ से लोन लोगे। उससे पहले आप इसको एक्सेस कर सकते हो। लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा।
तो उससे पहले आप अपने ये जो रिजर्व ट्रेंच है ना, इसको आप एक्सेस कर सकते हो, फैसिलिटी ऑफ फर्स्ट रिसोर्ट है। फॉर्मल क्रेडिट से पहले आप इसको ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत है यहाँ पे, और इसको आप बिना ब्याज के, ओके, आपका इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, इसको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। और इसमें कंडीशन भी नहीं रहेगी। जनरली अगर आईएमएफ आपको कोई भी असिस्टेंस दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, तो उसमें कंडीशन होती है। कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करेगा, ठीक है, या सर्विस फीस ली जाएगी। तो आपने देखा होगा कि इंडिया जब बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी जो क्राइसिस था इंडिया का, ओके, 1990 के अंदर जब हमने फेस किया था, जिस बीओपी क्राइसिस में क्या सिचुएशन थी, इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व था, मतलब इतना कम हमारा फॉरेक्स रिजर्व हो गया था कि हमारे पास मुश्किल से 3 हफ्ते का, ओके, केवल और केवल 3 हफ्ते का इंपोर्ट करने जितना हमारे पास पैसा था। हमारे पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो रहे थे, और यहाँ पे आईएमएफ ने कहा कि हम आपको असिस्टेंस तो देंगे, लेकिन आप ये इकोनॉमिक रिफॉर्म करो। इंडिया को अपना जो सोना है वो एक तरह से गिरवी रखना पड़ा, और ये फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म का प्रोसेस चला। तो इम्पॉर्टेंस आपको पता चल गया होगा, क्योंकि बीओपी क्राइसिस की जब मैं बात कर रहा हूँ, ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जहाँ पे हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व में इतना कम पैसा था, क्योंकि फॉरेन करेंसीज आपको चाहिए। इंपोर्ट अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसका पेमेंट फॉरेन करेंसीज के फॉर्म में होगा। तो फॉरेन करेंसीज अगर आपके पास है तो ये एक बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ओके। और जो फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पे आपका 592 बिलियन डॉलर्स पे आपका चला गया है, ये क्या बता रहा है, ये अपर लिमिट बता रहा है अप टू विच इंडिया कैन मैनेज द फॉरेन करेंसी। इंडिया इतना सारा जो है फॉरेन करेंसी के रूप में खर्चा मैनेज कर सकता है। एक तरह से ये भी बताएगा कि कितना एक्सटर्नल शॉक हम एब्जॉर्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। लेकिन यहाँ पे भी डिबेट रहती है कि कितना आपको फॉरेक्स रिजर्व रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो मनी है उसका यूटिलाइजेशन के ऊपर रहता है कि आप इसको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगा सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि रिस्क एब्जॉर्व कर सकते हैं। तो एक एडिक्वेट अमाउंट कितना होना चाहिए उस पर डिबेट चलती है। फाइन। तो ये फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, ये चीज़ें ध्यान रखिए, रहते हैं प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, आपके एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। ये पांचों करेंसी, एसडीआर ध्यान रखना है, रिजर्व ट्रेंच आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं ये जो लेटेस्ट एस्टीमेट आरबीआई ने आज दिए हैं, ओके, रिलीज किए हैं, उसमें आरबीआई क्या कह रहा है कि जो फॉरेन करेंसी असेट है, फॉरेन करेंसी असेट जो ये फर्स्ट वाला कंपोनेंट है, ये आपका लगभग 548 बिलियन पे है। टोटल आपका कितना था, 592 बिलियन डॉलर है, और ये 548 पे है। तो लगभग आप देखोगे 92% आपका फॉरेन करेंसी का असेट है इंडिया का। गोल्ड की हम बात करें अराउंड 6.25% पे आ रहा है। ये जो गोल्ड के लिए कह रहे हैं 36 बिलियन है, तो ये गोल्ड जो आप देखोगे, गोल्ड रिजर्व, ये फॉरेक्स का 6.25% पार्ट बना रहा है। इसी तरह से स्पेशल ड्राइंग राइट है, तो बहुत ही कम है, लेस देन 1% है। 1.5 बिलियन क्या होगा, 592 बिलियन में से 1.5 बिलियन डॉलर कितना होगा, बहुत कम है, बहुत ही मीगर है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसी तरह से आपने 5 बिलियन डॉलर का ये रिजर्व आपका ट्रेंच या रिजर्व ट्रेंच पोजीशन भी इसे कहा जाता है, आरटीपी या आरटी, जो कि आईएमएफ के साथ में आपने रखा हुआ है, और ये भी आपका लेस देन 1% ही हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें टर्म्स के रूप में भी याद रख लीजिए, मैक्सिमम कहाँ होता है, क्या होता है, ओके, एसडीआर क्या होते हैं, रिजर्व ट्रेंच क्या होते हैं, ये सब चीज़ें। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसको थोड़ा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, व्हाई इज इट हैपनिंग, ओके, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, फॉरेक्स जो है उसको मैनेज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, आरबीआई इसको पूरा मैनेज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। व्हाट इज द पर्पस यहाँ पे है टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट ऑफ द रूपी। एक्सचेंज रेट क्या होता है, जैसे अभी आपका ऑलमोस्ट कितना है, अगर हम $1 की बात करें, $1 इक्वल्स टू 74 रुपी समथिंग इज देयर, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ डॉलर, 74 रुपीज़। तो ये एक्सचेंज रेट क्या रहे, आपका स्टेबल रहे। क्यों स्टेबल रहने का क्या मतलब है, मान लीजिए डॉलर की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती है और रुपया आपका नीचे आने लग जाता है। रुपए की वैल्यू जब डॉलर के टर्म्स में घटने लग जाएगी तो उसे हम कहते हैं डेप्रिशिएट हो रहा है। ये मान लीजिए 78 पे चला गया, 80 पे चला गया, तो एक बहुत ही बड़ी ये क्राइसिस लाइक सिचुएशन हो जाएगी, है ना। इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है उसको यहाँ पे खतरा हो जाएगा, और उस केस के अंदर आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, स्टेबिलाइज करना पड़ेगा एक्सचेंज रेट को। तो आरबीआई क्या करेगा, यहाँ पे इंटरवीन करेगा, इस केस में इंटरवीन करेगा। जनरली इंडिया में एक्सचेंज रेट जो है मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग ही चलता है, मार्केट बेस्ड होता है, डिमांड सप्लाई पे। डॉलर का डिमांड, डॉलर मजबूत हो रहा है तो ये नीचे चला जाएगा, ओके। रुपया अगर आपका सही चल रहा है तो वो थोड़ा अप्रिशिएट हो जाएगा, तो मान लीजिए 70 पे चला गया, इस तरीके से। तो आरबीआई यहाँ पे क्या इंटरवीन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये डिपेंड करता है आपके करेंसी रेजीम के ऊपर, करेंसी रेजीम पे। फिक्स्ड करेंसी रेजीम में क्या होता है, जो भी सरकार है या सेंट्रल बैंक है उसने फिक्स कर दिया,
फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में अगर होता है, इंडिया ने 50 रुपीज़ फिक्स कर दिया होता, अब कितना भी डॉलर आपका डिमांड चल रहा है नहीं चल रहा है, उसने फिक्स कर दिया 50 रुपीज़ है तो ये 50 ही रहेगा। तो ये होते हैं फिक्स्ड करेंसी रेजिम। फ्लोटिंग में क्या होता है, मार्केट के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, मार्केट फोर्सेस पे ही चलेगा। चाहे ये आपका रुपी जो है आज 74 है, ये 100 प्लस भी चला जाएगा तो भी यहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं रहेगा किसी भी तरह से, आरबीआई का या उसका। इंडिया के केस में क्या है, इंडिया मैनेज्ड करेंसी रेजिम फॉलो कर रहा है। मैनेज्ड करेंसी रेजिम को ड्यूअल करेंसी रेजिम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का मिक्सचर है। मिक्सचर किसका है? फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, दोनों का मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि आपने फ्लेक्सिबल कर रखा है उसको, मार्केट फोर्सेस पे ही चल रहा है। लेकिन इन केस जैसा मैंने बताया, आपका रुपी बहुत तेजी से स्लाइड करने लग जाता है, मान लीजिए 80 क्रॉस हो गया, तो वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई इंटरवीन करेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये मैनेज किया जा रहा है, मैनेज्ड करेंसी रेजिम है। और आज के टाइम पे जितनी भी मॉडर्न इकोनॉमीज़ हैं वो सब इसको फॉलो कर रही हैं, जैसे इंडिया इसका एग्जाम्पल है। फाइन, तो आरबीआई इसलिए फॉरेक्स को रखता है, और फॉरेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, इस तरह से रहेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर रुपया आपका स्लाइड कर रहा है 80 से नीचे चला गया, तो आरबीआई क्या करेगा, डॉलर लाना स्टार्ट करेगा, इंजेक्ट करेगा। ओके, और उस डिमांड को कैसे भी करके और एक्सचेंज रेट को एक मैनेजेबल उसमें लेके आएगा। इसके साथ अगर हम एनालाइज करें कि ये जो इतना तेज़ी से बढ़ा है, ओके 592 मतलब ऑल टाइम हाई आपका पहुंच गया है, तो इसका रीज़न क्या है? इस एनालिसिस को अगर हम देखें तो यहाँ पे आरबीआई कह रहा है कि आपके दो रीज़न हैं। ओके, और ये जो आपका बढ़ा है पिछले एक साल के अंदर बढ़ा है, 1/6 ऑफ दैट टोटल रिजर्व, ये जो है अराउंड 16% का जो के आसपास जो है, ये पिछले एक साल में 16% तक बढ़ गया है। रीज़न क्या है? दो मेजर रीज़न आरबीआई ने दिए। फर्स्ट रीज़न आरबीआई ये दे रहा है कि एक आपका इंडिया के अंदर स्ट्रांग फॉरेन इन्वेस्टमेंट रहा है। स्ट्रांग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में रहा है। हालांकि आपका 2020 बहुत डिफिकल्ट ईयर था, इंडिया की ग्रोथ रेट भी नेगेटिव थी जीडीपी की, फिर भी इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। अगर हम एग्जांपल करें, केवल रिलायंस का ही एग्जांपल लें, रिलायंस ने ही अकेले ने आपका लगभग 27 बिलियन डॉलर का, ओके, अप्रैल से नवंबर के बीच में इतना इन्फ्लो रिलायंस के अंदर रहा है एक कंपनी के अंदर। तो कहने का मतलब है इंडिया फिर भी फेवरेबल डेस्टिनेशन बना रहा फॉरेन इन्फ्लो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, या जो एफपीआईज थे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है आपके इन्वेस्टर, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे सभी इकोनॉमी सफ़र कर रहे थे। और अगर हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी इंडिया का अच्छा रहा। सो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की अगर आप देखोगे फंडामेंटल्स है ना, इंडिया की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स देखोगे वो बहुत स्ट्रांग है। इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, इंडिया के अंदर पैसा डालना स्टार्ट किया। तो एक तो ये रीज़न हो गया, आपके फॉरेक्स जो रिजर्व है उसमें बाहर से पैसा आ रहा है। ठीक है, पैसा आ रहा है। और दूसरा क्या है, जो पैसा जा रहा था आपके फॉरेक्स रिजर्व से, जो बाहर जा रहा था, वो भी आपका कम हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया ने करंट अकाउंट सरप्लस हमने देखा। ओके, 17 साल में पहली बार इंडिया ने करंट अकाउंट सरप्लस देखा है। ये करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है? करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब है कि इंडिया कोई चीज़ अगर बाहर भेज रहा है तो वो हो गया एक्सपोर्ट, कोई चीज़ हम बाहर से खरीद रहे हैं तो वो हो गया इंपोर्ट। क्लियर? तो इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो हमें पैसा देना पड़ रहा है। तो मान लीजिए अगर हमने 100 रुपये का इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट हमने 80 रुपीज़ का ही किया है, तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रेड डेफिसिट हो गया। ट्रेड डेफिसिट हो गया, ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए हम मान लेते हैं 20 रुपीज़। तो हमारी जेब से ये पैसा जा रहा है 20 रुपीज़। अगर हम इसको उल्टा कर दें, ओके, अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, 100 का हो जाए, और इंपोर्ट आपका 90 का हो, तो 10 रुपीज़ ये क्या है? ये आपका 10 रुपीज़ प्लस में चला जाएगा, मतलब हमें फ़ायदा हो रहा है। तो फ़ायदा मतलब सरप्लस हो रहा है। तो करंट अकाउंट के अंदर आपकी ये दोनों चीज़ें तो आती ही हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज। इसके अलावा एक और कंपोनेंट आता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स। मतलब बाहर कोई अगर बंदा रह रहा है, वो अपने घर पे पैसा भेज रहा है, तो ये रेमिटेंसेज होती हैं, ये सब चीज़ें भी इसमें आती हैं। तो ये तीनों मिलके आपके गुड्स सर्विस और ये ट्रांसफ़र पेमेंट मिलके करंट अकाउंट क्या बनाते हैं? करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस बनाते हैं। तो जनरली इंडिया का क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट ही चलता है। लेकिन इस बार हमने क्या देखा? फर्स्ट टाइम 17 ईयर्स में फर्स्ट टाइम हमारा सरप्लस है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने देखा यार इंपोर्ट हमारा बहुत कम हो गया। क्योंकि लास्ट ईयर आपका क्या था? रेस्ट्रिक्शन थे, लॉकडाउन थे, इंडिया में डिमांड कम थी, तो आपके ऑयल वगैरह है, इन सब का इंपोर्ट और भी सिग्निफिकेंटली कम हुआ, और उसकी वजह से हमने करंट अकाउंट सरप्लस की सिचुएशन देखी। तो ये दो मेजर रीज़न है क्यों आपका बढ़ रहा है। एक तो हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहा है, बहुत स्ट्रांग रहा है, दिस इज़ द गुड थिंग।
सेकेंड रीज़न हमने देखा वो है करंट अकाउंट सरप्लस। क्लियर। और इसी वजह से ये जो नेट कैपिटल इनफ्लोज हैं, करंट अकाउंट सरप्लस है, इसकी वजह से ये लार्ज बिल्डअप हुआ है आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर, कि ये पिछले एक साल के अंदर अगर आप देखोगे तो 100 बिलियन तो ये एक साल के अंदर ही बढ़ गया, और रीज़न ये रहे। सो दिस इज़ ऑल, ये हमने पूरा इस तरह से डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा कि फॉरेक्स होता क्या है, ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, किन किन चीज़ों से ये बना होता है, आरबीआई क्यों इसे रखता है, हमारे पास ज़्यादा फॉरेक्स होने का फ़ायदा क्या है, ओके, और एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इसको देखा है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है आपके लिए, दैट इज़ गोल्ड ट्रेंच या रिजर्व जो ट्रेंच होते हैं रेफर्स टू, किसको रेफर कर रहा है, रिजर्व ट्रेंच जो है किसे रेफर करता है, लोन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक, वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक, क्रेडिट सिस्टम गारंटेड बाय WTO, क्रेडिट सिस्टम गारंटेड बाय IMF। तो ये क्वेश्चन आपका था IAS प्रीलिम्स का, IAS प्रीलिम्स 2020 का ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस इज़ ऑल। यहाँ पे आप मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, PDF एट्सेट्रा, और भी काफ़ी सारे आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनके लिंक यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप जुड़ के UPSC की तैयारी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चूज़ योर प्लान एंड पुट द कोड RB Live टू गेट 10% ऑफ। सिमिलरली, और अभी आपका ये 4-in-1 ऑफर वापस चल रहा है, जिसमें आपको प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हैं, आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स तक वैलिड है, आपको लोन फैसिलिटी भी दी जा रही है। आइकॉनिक आप फॉलो कर सकते हैं विथ एडेड बेनिफिट्स। और GS के लिए आपके ये जो नए आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं, 2 जून से नए बैच कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, इसके लिए आप जा सकते हो। केवल ऑप्शनल के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और ऑप्शनल और GS को कंबाइन करके भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल। एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन फॉलो मी ऑन दिस। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन है कि अनअकैडमी सिविल सर्विस चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज कर रहा है 13 जून, 13 जून को आपका रहेगा। जैसे UPSC का पेपर होता है बिल्कुल उसी पैटर्न पे 10 से 12 बजे टेस्ट है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इसको एग्ज़ाम आपका हो रहा है, उस तरह से तैयार कीजिए। इसमें एनरोल कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, सभी के लिए फ्री है एनरोलमेंट। सब्सक्रिप्शन इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपके लिए बहुत सारे प्राइजेज हैं, मैकबुक, आईफोन एट्सेट्रा। और अगर आप टॉप 50 में आते हैं, सो यू विल गेट एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू गेट द गाइडेंस बाय बेस्ट CSE मेंटर्स, ओके, जो टॉप रैंकर्स रहे हैं, जो प्रेजेंट में IAS ऑफिसर्स हैं, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं, सबसे आपको गाइडेंस यहाँ पे मिलेगा। सो दिस इज़ एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस। स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे को होता है, इसके लिए भी आप जा सकते हो, टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव ए ग्रेट डे।